हेलो बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। एबीएम नवंबर 2024 की प्रिपरेशन में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेके। और ये हमारा एबीएम का पीवाईक्यू थर्ड सेशन है जिसको हमें डिस्कस करना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डाउट्स के आंसर यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। और CAIB एबीएम पीवाईक्यू थर्ड। आज हम लोग थर्ड पार्ट कवर करेंगे 2023 के पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू टेक्निक। BEI को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला स्टेटमेंट कहता है टू एक्सेस, क्या कहता है, टू एक्सेस द कैंडिडेट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन। यानी BEI का जो मेन पर्पस है स्टूडेंट की एजुकेशन बैकग्राउंड की जो क्वालिफिकेशन उसको पता करना। सेकंड, टू इवेलुएट द कैंडिडेट ऑफ टेक्निकल स्किल एंड एक्सपर्टाइज, टू एनालाइज कैंडिडेट बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस, टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो देखो, जो हमारा बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू होता है वो क्या करता है दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट का जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है और जो पास्ट, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें, उसको जानने में मदद करता है। तो आपका यहां पे जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, टू एनालाइज अ कैंडिडेट्स बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपको यहां पे टिक क्या करना था, जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में, थर्ड ऑप्शन को हमें टिक करना था। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू BEI की, अगर तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक है। ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक है। और इसका यूज किया जाता है किसी भी कैंडिडेट के पास्ट परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, किसी भी कैंडिडेट के जो पास्ट परफॉर्मेंस है, किसी भी कैंडिडेट का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं BEI को बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू को हम पढ़ते हैं HRM में। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पर्सन्स बिहेवियर इज नॉट रैंडम बट रादर इट बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग ट्राइट्स, स्किल्स एंड मोटिवेशंस। अब इनका कहना कैसे पता कर लेंगे BEI का यूज करके। तो BEI के पीछे जो कंसेप्ट चलता है वो ये चलता है कि किसी भी कैंडिडेट का जो बिहेवियर होता है वो रैंडम नहीं होता। सबसे पहले बिहेवियर जो होता है वो रैंडम नहीं होता है ना, रैंडम नहीं होता। पहले तो कि अचानक किसी का बिहेवियर आप चेंज कर लेंगे, उसका बिहेवियर दिखेगा, है ना। बट रादर इज बेस्ड ऑन, अब ये जो बिहेवियर होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के ट्रेट्स के ऊपर यानी गुण के ऊपर, ठीक है दोस्तों, या उसकी स्किल के ऊपर, उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, है ना दोस्तों, या फिर उसके मोटिवेशंस के ऊपर। किसके ऊपर, मोटिवेशंस के ऊपर, ठीक है, मोटिवेशंस के ऊपर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि जो हमारा BEI है, क्या है दोस्तों, जो हमारा BEI है वो किस चीज में मदद करता है, BEI मदद करता है किसी भी कैंडिडेट के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाने के लिए, और इसमें जो टेक्निक यूज होती है, मेथड यूज होता है, वो ये होता है कि कैंडिडेट का जो बिहेवियर होता है वो रैंडम नहीं होता है, उसका बिहेवियर उसके पास्ट ट्राइट, स्किल्स और मोटिवेशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। तो SHRM, इसे हम लोग कहते हैं SHRM की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SHRM। पहला है मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉ, अलाइंड HR प्रैक्टिस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अब ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पे आपको सही जो ऑप्शन है वो उठाना है। तो स्ट्रेटेजिक जो HRM होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी जो HR प्रैक्टिस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ORG की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो HR प्रैक्टिस है ना, उसको अलाइन करना। किसके साथ अलाइनिंग करना, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उससे अलाइन करना। यानी HR की जो भी प्रैक्टिस है उसको अलाइन होना चाहिए किससे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक
एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे एसएचआरएम कहा जाता है, एम्स टू अलाइन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन कैपिटल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो क्या होते हैं, हमारी ह्यूमन कैपिटल होते हैं, विद इट्स गोल, किसके गोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मैच कराना। और एसएचआरएम के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला इंटीग्रेटिंग एचआर स्ट्रेटजीज विद बिजनेस स्ट्रेटजी, एचआर की जो स्ट्रेटजी है वो किसके आधार पे बननी चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटजी से जुड़ी होनी चाहिए। यानी एसएचआरएम इंटीग्रेट एचआर स्ट्रेटजीज विद बिजनेस स्ट्रेटजीज टू बूस्ट ग्रोथ। ठीक है, नाउ फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, एसएचआरएम focus on long term effects of HR strategies and policies rather than short term benefits। तीसरा है developing succession plan, SHRM develops succession plan to ensure that leadership is passed down to other employee, यानी कि जब हमारे जो लीडर्स हैं अगर वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, सक्सेशन यानी वो रिटायरमेंट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बैकअप में उस पद के लिए कोई ना कोई इंप्लॉय तैयार होना चाहिए जो उस पद को ग्रहण कर सके। इंप्रूविंग वर्क कल्चर, एसएचआरएम एम्स टू इंप्रूव द वर्क कल्चर बाय प्रमोटिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एसएचआरएम था। अब आ गया है अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज पीआईडीपीआई स्टैंड्स फॉर इन द रेजोल्यूशन ऑफ पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन 2004। अब देखो इनका कहना है कि जो पीआईडीपीआई है वो स्टैंड्स फॉर द रेजोल्यूशन पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन 2004। तो क्या होता है पीआईडीपीआई, पब्लिक इंटरेस्ट डिजिटल प्रिवेंशन इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, प्राइवेट इंटरनेट डेटा प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, पॉलिसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पार्टनर्स इंटीग्रेशन। अब ये आपके तीन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है दोस्तों, तीन ऑप्शन है, और यहां पे आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो जो हमारा पी का फुल फॉर्म होता है वो होता है पब्लिक, पी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पब्लिक होता है। ठीक है, आई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। डी का फुल फॉर्म हमारा डिजाइन होता है, डिजिटल होता है, क्या होता है, डिजिटल, डिजिटल होता है। और फिर पी का जो फुल फॉर्म है वो प्रिवेंशन होता है, क्या होता है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन होता है। और आई का फुल फॉर्म हमारा इनिशिएटिव होता है, क्या होता है, इनिशिएटिव। तो अब आपको ये फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट डिजिटल प्रिवेंशन इनिशिएटिव 2004, ये हमारा क्या है दोस्तों, रेजोल्यूशन है 2004 जिसको हमें पढ़ना था, जिसका फुल फॉर्म बताना था। अब होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। अ मैकेनिज्म हैज बीन पुट इन प्लेस थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन 2004। सो अंडर विजल ब्लोअर, अब देखो विजल ब्लोअर के तहत ये इन्फॉर्मर के लिए कहा गया है, लेकिन यहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनको जो लिखा है ना पब्लिक इंटरेस्ट डिजिटल प्रिवेंशन इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों, ये यहां पे लिखा है डिजिटल जो प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव है उसका फुल फॉर्म भी पीआईडीपीआई होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2004 का रेजोल्यूशन तो उसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन 2004, अंडर विच विसल ब्लोअर कैन लॉन्च कंप्लेंट्स। ठीक है, विसल ब्लोअर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करता है एंड देयर आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड टू एनी सोर्स, किसी को उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, यानी विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए पीआईडीपीआई का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दिस इज एन इफेक्टिव सब्सटीट्यूट ऑफ एनोनिमस और प्रेसिडोनिमस कंप्लेन। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेनामी कंप्लेन करते हैं, बेनामी कंप्लेन करते हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छद्म कंप्लेन होती है वो करते हैं। तो अब बेनामी या छद्म कंप्लेन से अच्छा है कि आप अपना नाम बताइए, बट हम आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या रखेंगे, गुप्त रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रैंसमवेयर। तो आपको बता दें रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का थ्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों, थ्रेट होता है। और ये थ्रेट आपके कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलता है। कैसे कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है अगर उसमें रैंसमवेयर आ गया, क्या आ गया, रैंसमवेयर आ गया, ये वायरस एक प्रकार का रैंसमवेयर आ गया, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है उसको लॉक कर देगा और आप उस डेटा को क्या नहीं कर पाएंगे, डू नॉट यूज, आप उस डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उस डेटा को यूज करना चाहते हैं तो वो आपसे क्या मांगेगा, कुछ रैंसम मांगेगा, और अगर आप उसका रैंसम पे कर देते हैं तो फिर वो अनलॉक कर देगा। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, थ्रेट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है, मेलवेयर डिजाइन टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, मेलवेयर दैट शो
slow down computer performance, malware that denies access to file and demand a ransom for the क्या लिखा, डिक्रिप्शन। तो उसने आपका डेटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया है। और जब आप उसको रैंसम दे देंगे तो फिर वो क्या कर देगा, क्या कर देगा, डिक्रिप्शन कर देगा, डिक्रिप्शन कर देगा, और आप अपने डेटा को फिर क्या कर पाएंगे, एक्सेस, क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, डन। तो अब ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। रैंसमवेयर के लिए बिल्कुल सिंपल है आंसर, आपका फंडा यही है। देखिए क्या कहता है कि आपका कोई सिस्टम है, उसमें रैंसमवेयर ने क्या कर दिया, मालवेयर ने अटैक कर दिया। तो आपके यहाँ जो भी डेटा था उसको या तो उसने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, जिससे आप समझ नहीं पा रहे कौन सा डेटा कहाँ है, या फिर उसने डेटा को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और आप उसको क्या नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इसके अगेंस्ट में वो आपसे क्या मांग रहा है, रैंसम। तो आपने जब उसको रैंसम पे कर दिया, जब रैंसम पे कर दिया तो फिर वो आपको लॉक अनलॉक कर देगा और आप अपने डेटा को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। यही काम होता है रैंसमवेयर का। इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रिवेंट्स लिमिट्स यूजर फ्रॉम एक्सेस देयर सिस्टम। तो आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे आइदर बाय लॉकिंग द सिस्टम स्क्रीन और बाय लॉकिंग द यूजर्स फाइल until a ransom is paid। जब तक आप उसको रैंसम पेड नहीं करते हो तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। यही रैंसमवेयर का काम है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द मोड ऑफ डेटा सेट इज 5 एंड मीन इज 6 देन व्हाट इज द कैलकुलेटेड मीन, मीडियन। अब आपको मीडियन निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखो लिखा भी है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको क्या निकालना, मोड आपको दिया गया है कितना, 5, ठीक है, और 3 मीडियन दिया गया, क्या दिया गया, 3 मीडियन दिया गया है, और क्या दिया गया, माइनस का 2 मीन दिया गया। 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 6। तो पहले तो ये ऑप्शन सही कर लो। अब क्या है दोस्तों, 3 मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीडियन बराबर क्या बचेगा आपका, 6 दूनी 12 प्लस 5 17। तो मीडियन बराबर क्या बचेगा, मीडियन बराबर आपका क्या बचेगा, आपका मीडियन बराबर बचेगा 17/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 17/3 और ये डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं था, 17/3 ही आपका आंसर होगा, टाइपो मिस्टेक है। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर द रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट। सो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर द रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए जो प्राइमरी बेसिस है वो क्या होता है, र्यूमर होता है, फैक्ट होता है, रिलेशनशिप होता है या परसेप्शन। तो आपने अगर कोई परसेप्शन बना रखी है तो वो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स है उसके लिए प्राइमरी बेसिस का काम करता है परसेप्शन। क्या करता है दोस्तों, परसेप्शन। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इसका आंसर परसेप्शन था। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द एम इज टू स्टील, स्पाई, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा उसको चुराया जाता है या जासूसी की जाती है या डैमेज किया जाता है या डिस्ट्रॉय खत्म किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम साइबर अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइबर अटैक। साइबर अटैक के थ्रू ही ये जो निगेटिव प्रोसेस है वो यूज किए जाते हैं, इसीलिए हम साइबर अटैक से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी या साइबर प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। ठीक है, नाउ सो अ साइबर अटैक इज any intentional effort to steal, expose, alter, disable, destroy data, applications, other assets through unauthorized access to a network, computer system or digital device। ठीक है दोस्तों, so which of the following is not, पहले तो ये समझ लीजिए यहां लिखा है which of the following is not वन ऑफ द 5 कोर एलिमेंट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इनमें से जो नॉलेज मैनेजमेंट के 5 कोर एलिमेंट होते हैं इनमें से वो कौन सा कोर एलिमेंट नहीं है नॉलेज मैनेजमेंट का। चलिए अब आंसर देना है सभी दोस्तों को कि नॉलेज मैनेजमेंट का जो 5 कोर एलिमेंट का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। पहला लिखा है पीपल, दूसरा लिखा है प्रोसेस, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा लिखा है स्ट्रेटजी। अब इनमें से आपको सटीक आंसर चुनना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे जो हमारी स्ट्रेटजी है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर एलिमेंट ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी पार्ट नहीं होता, पीपल होता है, प्रोसेसेस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, बट स्ट्रेटजी नहीं होता है। तो वो 5 कोर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला कोर एलिमेंट हमारा पीपल है दोस्तों, दूसरा प्रोसेस है हमारा, तीसरा टेक्नोलॉजी है, चौथा आप
मैट्रिक्स लिख सकते हैं और पांचवा कल्चर। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो मैट्रिक्स है इसको हम स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कल्चर, ये हमारा क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट के कोर 5 एलिमेंट्स होते हैं। व्हाट इज कंसीडर्ड इन प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग? इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग बिल्कुल सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। पहला, lending to large corporations, lending to small and marginal farmers, lending to foreign investors और lending to high net worth individuals। पहला गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? lending to small and marginal farmers। so small and marginal farmers are comes under property sector lending advances। so हम लोग जानते हैं जो हमारा वीकर सेक्शन होता है, जो 8th कैटेगरी हमारी है वीकर सेक्शन। क्या है दोस्तों? वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में हम काउंट करते हैं किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को वीकर सेक्शन में हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये हम एग्रीकल्चर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल 8 सेक्टर होते हैं। पहला एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। और अदर्स में आ जाता है वीकर सेक्शन। क्या आ जाता है? वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में भी आपको ये मार्जिनल फार्मर देखने को मिलेंगे और एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट ऑडिट? क्रेडिट ऑडिट का पर्पस क्या है? यानी जो बैंकों ने लोन दिया उन लोनों का ऑडिट किया जाता है, दैट इज नोन एज क्रेडिट ऑडिट। तो इसका मुख्य पर्पस क्या होता है? क्रेडिट ऑडिट का मेन पर्पस क्या है? तो अगर हम क्रेडिट ऑडिट की बात करें तो पहला है असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर। तो यहां पे तो क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता। क्या किया जाता? क्रेडिट स्कोर। तो ये तो आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये भी गलत हो गया। रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, यही आपका आंसर होना चाहिए कि आप जो भी इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका रिव्यू करना ही क्रेडिट ऑडिट कहलाता है। उसका रिव्यू करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्रेडिट ऑडिट कहलाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्रेडिट ऑडिट ऑल्सो नोन एज क्रेडिट रिस्क रिव्यू। क्रेडिट ऑडिट को ही, जो हमारा क्रेडिट ऑडिट होता है, क्रेडिट ऑडिट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क रिव्यू। क्रेडिट रिस्क रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क रिव्यू कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर इसी को हम क्रेडिट रिस्क रिव्यू कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्रेडिट, मतलब जो भी क्रेडिट मैनेजमेंट या क्रेडिट रिस्क, जो भी आपका क्रेडिट रिस्क का जो भी आपने मैनेजमेंट किया है, क्या किया है? मैनेजमेंट, या जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, इसका रिव्यू कहलाना ही क्या कहलाता है? क्रेडिट ऑडिट कहलाता है, ठीक। सो इवैल्यूएट्स लेंडर्स लोन अप्रूवल एंड रिस्क मॉनिटरिंग, यानी किस लेवल पे लेंडर ने लोन को अप्रूवल किया है और क्या रिस्क है उसको कैसे मॉनिटर कर रहा है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्रेडिट ऑडिट कहलाता है या क्रेडिट रिव्यू कहलाता है। A retail store want to estimate the average monthly sale for the particular product। एक कोई रिटेल स्टोर था और उसे क्या जरूरत करना था? उसे पता करना था कि उसकी जो एवरेज मंथली सेल है किसी प्रोडक्ट की, उसको एस्टिमेट करना था। दे रैंडमली सिलेक्टेड 30 सेल्स रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन। 30 रिकॉर्ड को उसने सैंपल मीन निकाला, तो जो हमारा सैंपल मीन है जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक्स बार, वो आया 5000, ठीक है, 5000 आ गया। विद द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया दोस्तों? 1000 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन? जो हमारा सैंपल मीन होता है वही हमारा पॉइंट एस्टिमेट होगा पॉपुलेशन मीन का, यानी यहां पे आप आंख बंद के आंसर लगा दीजिए 5000, क्या लगा दीजिए? 5000 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे कह दिया? सो पॉइंट एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन मीन इज द सैंपल मीन। जो आपका पॉपुलेशन मीन होगा, जो पॉपुलेशन मीन है, या इसे हम कह सकते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर है, जो पॉपुलेशन, जो पैरामीटर मीन को, पॉपुलेशन के जो भी अवयव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो जो भी आपका पैरामीटर है, इस पैरामीटर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पैरामीटर की बात करें, तो जो पैरामीटर है दोस्तों वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन पैरामीटर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्टैटिक्स, यानी जो आपका सैंपल का मीन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा रिप्रेजेंट सर? आपके पॉपुलेशन के मीन को। तो इसीलिए 5 आंसर 5000 हो गया। व्हाट इज द टोर्जन वायरस नोन फॉर? टोर्जन, एक टोर्जन हॉर्स एक कहानी, उसके आधार पर इस वायरस का नाम रखा गया। और अगर हम टोर्जन वायरस की बात करें, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर, स्टीलिंग सेंसिटिव
इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, स्लोइंग डाउन द इंटरनेट कनेक्शन, क्रिएटिंग पॉपअप। ये दोनों नहीं होंगे दोस्तों, पहला और दूसरा आपका ट्रोजन वायरस के रिगार्डिंग सही है। जो ट्रोजन वायरस आया था तो ये सबसे पहले दो ही काम हो रहे थे, या तो आपकी फाइल उड़ जा रही थी या आपका कोई सेंसिटिव डेटा चोरी किया जा रहा था। तो जो ट्रोजन है, ट्रोजन वायरस के जो एक्शंस थे क्या थे, डिलीटिंग डेटा, ब्लॉकिंग डेटा, मॉडिफाइंग डेटा, कॉपिंग डेटा और डिसरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए ठीक, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जो हम आपके लिए लेके आए थे, PYQ 2023। तो 2023 के हमारे क्वेश्चन तीनों क्लास में कंप्लीट हो गए हैं, है ना, जिनको हमें मैक्सिमम आपको बताना था, जिनमें हमारे नंबर्स नहीं आए थे। सो वो नंबर्स अब आपके आसान हो जाएंगे, चीज़ों को आप समझ पाएंगे और अपनी क्लास एज इट इज कैरी ऑन होगी। और नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी नेक्स्ट जो केस स्टडी वो मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी और हैप्पी दिवाली का जो समय है उसको आपने बेस्ट यूटिलाइज किया है हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।